स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो हमें पता है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियों का जो वर्णन किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। संघ सूची केंद्र से संबंधित होती है, राज्य सूची राज्य से संबंधित होती है। राज्य जिस विषय पर नियम बनाता है, कानून बनाता है, उसे राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची इन दोनों को मिलाकर बनती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो वो समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति याचिका दायर करता है, जिसको हम लोग परमादेश भी कहते हैं या बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हाई कोर्ट के द्वारा यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ सिर्फ उच्च न्यायालय ही लिखा है, आप सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी ये दोनों आदेश जारी किए जाते हैं। परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या कहते हैं? इसको याचिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का मतलब होता है जो आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं या जो भी आपके यानी वित्त मंत्री होते हैं या रक्षा मंत्री होते हैं, वो सभी जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमें पता है भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस चीज़ को तो आपको याद रखना ही है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या मतलब होता है या फिर इसका क्या तात्पर्य होता है? तो जब आप लोगों ने किसी बुक से न्यायालय पढ़ा होगा तो उसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि पहली बार मामले की सुनवाई करने योग्य है अथवा नहीं है। यानी कि जब कोई केस या कोई मामला हमारे पास आता है तो हम उसका पहली बार उसकी सुनवाई कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, इसी को हम लोग प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जाके याचिका दायर कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करता है, वो याचिका को पहले हाई कोर्ट में भेज देता है। तो पहली बार किसी मामले की सुनवाई करने योग्य है अथवा नहीं है, यही न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निर्णायक मत से क्या तात्पर्य होता है? तो निर्णायक मत से तात्पर्य ये होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत होते हैं, दोनों की जो वोटिंग होती है वो बराबर होती है, तो ऐसी कंडीशन में निर्णायक मत दिया जाता है। जैसे कि लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और दोनों के बीच में वोटिंग जो है बराबर बराबर हो चुकी है, तो निर्णायक मत कौन देता है? निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आप पढ़ रहे हैं ये किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए, ये सारे प्रश्न आपको अपने आप रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार का वर्गीकरण संसदीय अथवा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली है। इसी अध्यक्षीय प्रणाली को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं और संसदीय प्रणाली को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्षीय में क्या होता है कि जनता द्वारा चुना जाता है लेकिन ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। तो इसका वर्गीकरण कैसे होता है? कैसे पता चलता है कौन संसदीय प्रणाली है किस देश में अध्यक्षीय प्रणाली है? इसका पता कैसे चलता है? इसका पता विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर चलता है। तो जिस देश में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कैसे संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों के आधार पर उस देश में संसदीय प्रणाली है अथवा अध्यक्षीय प्रणाली है, इस चीज़ का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। इसके कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में किस राज्य से सर्वाधिक संख्या में
सदस्य चुन के आते हैं तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लोकसभा में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सदस्य भेजता है और सबसे ज़्यादा सदस्य भेजने वाला कौन सा राज्य है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपस्थित होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और यही निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, अब राष्ट्रपति का भी चुनाव कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा भी शामिल होती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल बनाते हैं और यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य ही मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और किसी राज्य की विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य यानी जनता के द्वारा चुन कर आते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस चीज़ को पूरे डिटेल के साथ किसी बुक से आप पढ़ लीजिएगा, चाहे आपके पास अरिहंत की ही बुक हो या फिर लूसेंट हो, कोई भी बुक हो, आप उससे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड राज्य कब बना? तो नागालैंड जो राज्य बना था वो 1963 में बना था। राज्यों का पुनर्गठन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस राज्य का कब पुनर्गठन किया गया है, आपके 10-15 राज्य हैं उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो प्रधान है वो बहुमत दल का नेता होता है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा के लिए हमें पता है 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और जब से ये प्रक्रिया चालू है तब से पहली जो फिल्म अभिनेत्री हैं उनका नाम है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त कौन है? वर्तमान समय में आप संजय दत्त को जानते ही होंगे, उनकी माता जी का नाम है नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त पहली फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी में वित्त आयोग भी कहते हैं, तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जितने भी बड़े आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। वो उन सारे आयोग की और अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार फाइनेंस कमीशन और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें संसद द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाना होगा। तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कार्यकारिणी किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है गलत। ठीक है, ये प्रश्न भारत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राज्य होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राज्य होना चाहिए। अगर भारत लिख देंगे तो इसका आंसर लोकसभा आएगा, अगर राज्य लिखेंगे तो इसका आंसर विधानमंडल आएगा। तो राज्यों की जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी का मतलब जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का समूह होता है या मंत्री परिषद होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो हमेशा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर भारत में या संघ में पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा लोकसभा। राज्यों में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। और केंद्र में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो मंत्रियों का समूह होता है या मंत्री परिषद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है?
तो जब संसद में कोई ऐसा बिल पारित किया जाता है या चर्चा किया जाता है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य सहमत नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। वही यहाँ पर लिखा गया है, एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार और उसे पास कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था यानी 1947 में, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं के सिग्नेचर से भारत को आज़ादी मिली थी और भारत दो टुकड़ों में यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। बहुत खतरनाक आदमी हैं ये, लॉर्ड क्लीमेंट एटली का नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किसके चुनाव में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में काम लिया जाता है, और जो आपके सदस्य होते हैं चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा और चाहे प्रधानमंत्री, इनके चुनाव में कभी भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में ही इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को हम लोग ऊपरी सदन भी कहते हैं अथवा उच्च सदन भी कहते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है तो वहाँ आप आंसर 5 वर्ष देंगे, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राज्यसभा के जब सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो उनका अध्यक्ष भी 6 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 32 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में से हेवियस कॉर्पस कहा जाता है। यानी कि जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो वहाँ पर कौन सा कानून आपका काम करता है, कौन सी कानून आपकी मदद करता है? तो जो कानून है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग हेवियस कॉर्पस भी कहते हैं। इसी को हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार द्वारा सभी जो राजस्व प्राप्त किए जाते हैं या ऋण वसूलियाँ की जाती हैं वो कहाँ पर जाकर इकट्ठा होती हैं? तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्व और ऋण वसूली की जाती है वो भारत की समेकित निधि में इकट्ठा की जाती है। तो भारत की समेकित निधि के माध्यम से भारत सरकार ऋण वसूली और सभी राजस्व की वसूलियाँ करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की बात करते हैं कि 31 अक्टूबर 1947, इस डेट को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत का संविधान सभा पुनर्गठित की गई थी तब उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो आपको पता होना चाहिए 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें पहले 389 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पुनः संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और अब इनमें जो संख्या थी वो घटकर 299 हो चुकी थी। 299 संख्या थी 1947 में 31 अक्टूबर और 389 जो संख्या थी वो 1946 में थी, जब पहली बार संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है यानी लोकसभा का क्षेत्र है वो लद्दाख है। ठीक है, और लद्दाख को अब अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये कैसे पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर कुछ नाम दिए गए हैं। के सुंदरम, बलिराम भगत, GS ढुल्लो और हुकुम सिंह में से लोकसभा अध्यक्ष कौन नहीं हुए हैं?
तो ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इतना याद कोई नहीं करेगा कि अभी तक जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं उनके नाम कोई भी याद नहीं करेगा। आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन्हीं के नाम आप याद कर लीजिए, उतना ही बहुत पर्याप्त है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए, कोरम पूर्ति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि लोकसभा में 545 वर्तमान समय में सदस्य हैं। इसका अगर 1/10 सदस्य लोकसभा में उपस्थित नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कोरम पूर्ति कहते हैं, तो लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाती है, लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है। तो लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कम से कम 545 के 1/10 सदस्य लोकसभा में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोरम, इसी जो नियम है इसको हम लोग कोरम पूर्ति कहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप याद में रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।